नमस्कार दोस्तों। वन माइल एट अ टाइम के एक बहुत ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको हमेशा भारत के विभिन्न बाघ अभयारण्यों में बाघ दिखाए हैं। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि भारत में बाघों का निवास स्थान यानी उनका हैबिटेट हमारे टाइगर रिजर्व्स में अलग अलग प्रकार का होता है। In 1972, the Indian Wildlife Protection Act was formed, making the tiger a Schedule 1 animal. ये बाघों को विलुप्त होने से बचाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। उसके बाद ठीक अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बाघ और उसके जंगलों को बचाना था। उस समय बाघों की संख्या काफी कम हो गई थी। भारत के टाइगर्स को बचाने के लिए एक नया मिशन शुरू किया गया। साल बीते और हमने बाघों की संख्या में अच्छी वृद्धि देखी, वैसी नहीं जैसी हम अब देखते हैं। बाघ संरक्षण की घड़ी 2004 में रुक गई, जब भयानक शिकारियों के एक गिरोह ने सिरस्का नामक बाघ अभयारण्य के सभी बाघों को मार डाला था। मांग संचालित अवैध शिकार के परिणाम स्वरूप दो मशहूर टाइगर रिजर्व विलुप्त हो गए। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे आप एनटीसीए के नाम से भी जानते हैं, और वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो का गठन हुआ। आज हम सिरस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर जाएंगे, टाइगर्स की तलाश में। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफारी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 2004 में सिरस्का में वास्तव में क्या हुआ था, और आपको इस बाघ अभयारण्य के सुंदर लैंडस्केप्स और यहाँ के सुंदर जानवरों को मजे से दिखाने का आनंद भी दिलाऊंगा। सो वेलकम टू सिरस्का टाइगर रिजर्व फ्रेंड्स। तो आइए अपने रिजॉर्ट की ओर चलें और अपनी जंगल सफारी शुरू करने से पहले कुछ देर आराम कर लें। सिरस्का जाते समय हमें अधिक कोहरे का सामना करना पड़ा। आराम करने के बाद मुझे हमारे रिजॉर्ट के अंदर एक क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट के बारे में पता चला। यह एक बालकनी की तरह है, जहां से आप सैकड़ों मगरमच्छों को धूप सेकते हुए देख सकते हैं। तो रिजॉर्ट के देखभालकर्ताओं ने मुझे बताया कि एक जगह है जहां से मैं इन मगरमच्छों को और करीब से देख सकता हूं। वो देखो, अगर आपको दिख रहा होगा वो ध्रुव वहाँ पे जाके शूट कर रहा है। क्लिप इसमें आपको दिखेगा। उसने वहाँ पे जाके क्रोकोडाइल्स हैं वो, लेकिन उसने एक सेफ्टी बना रखी है अपने एंड से, एक डिस्टेंस बना रखा है। और जो उसके साथ हैं वो फॉरेस्ट के ही गाइड हैं, जिनके साथ हमारी सफारी भी है अभी। तो वहाँ से जाके उसको शूट कर रहा है। इसी क्लिप में आपको आगे दिखेगा वो। ओके गाइस, मैं इस टाइम पे सिरस्का टाइगर रिजर्व में हूँ और मैं जिस रिजॉर्ट में रुका हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी लेक है जिसका नाम सिली लेक है। और आप नज़ारे देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस टाइम पे कम से कम नहीं तो 7 से 8 बड़े मगरमच्छ हैं यहाँ पे। तो हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। प्लीज़ गाइस, ये एक डेंजरस चीज़ है। मैं यहाँ पे रिजॉर्ट के केयर टेकर्स के साथ में आया हुआ हूँ और उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। So please don't try this.
सो अभी आपने देखा कि यहाँ पे 7 से 8 मगरमच्छ थे और अभी इस टाइम पे 7 मगरमच्छ पानी के अंदर चले गए क्योंकि मैं इनकी तरफ आ रहा था। एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ बिकॉज अभी ये लोग पानी के अंदर सबमर्ज हो गए हैं। एंड ये लोग एम्बुश प्रेडेटर्स है, जैसा आपको पता है, छुप के पानी के अंदर से घात लगा के अपने शिकार को पकड़ते हैं। एक जो है मेरे पीछे है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं कि उसके जॉस खुले हुए हैं एंड ही इज़ बास्किंग राइट नाउ। अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, जो अंदर जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकाल रहा है। एंड इससे ज़्यादा क्लोज मैं आज तक कभी किसी इंडियन मगर के आया नहीं हूँ। एंड इस लेक के अंदर बताते हैं कि लगभग 250 मगरमच्छ हैं यहाँ पे। और अभी जिस रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं वहाँ पे एक स्पेशल क्रोकोडाइल पॉइंट है जहाँ से हम इन क्रोकोडाइल्स को जो है आराम से देख सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ बालकनी दैट वी हैव इन द रिजॉर्ट फ्रॉम वेयर वी कैन वॉच दीज क्रोकोडाइल्स। अब टाइम आ गया है कि इन लोगों को हम अकेला छोड़ देते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ। और बस हमारा टाइम भी हो गया है अलवर गेट जाने का। हमारी सफारी जो है आज की सरिस्का की वो शुरू होने वाली है, तो चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। टाइगर की साइटिंग है कोई यहाँ पे? आज सुबह की मूवमेंट के जो अभी पता चला है वो है कि ST9 एक गाड़ी को दिखी थी। एक्चुअली में जब हम भी सुबह आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी, जैसे कि हमने विटनेस किया था। ओके। तो फॉग में चांसेस विजिबिलिटी वाइज मैं बोलूँगा कम है। टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें क्योंकि वो तो अपनी मूवमेंट करेगा ही करेगा। अब जब हम यहाँ पहुँचे थे तो डिपेंड करता है कि सनलाइट अगर निकली होगी तो मे बी शायद, जैसा कि झांसी भैया बता रहे थे कि वो उसने रोड क्रॉस किया और एक ही गाड़ी को दिखी थी, वो ज़्यादा गाड़ियों को नहीं दिखी थी। अच्छा। रोड क्रॉस करते हुए दिखी। अब कह रहे हैं कि वो एक पहाड़ी के ऊपर चली गई है। बट ST30 का मूवमेंट इस टाइम पे तहला गेट के आसपास में काफ़ी अच्छा चल रहा है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि तीनों रूट्स हैं, प्लस तहला तक भी हम चक्कर मार के जा आए सकते हैं। एंड ST30 मैंने भी कभी नहीं देखा है। सो ST30 को भी हम आज सबसे पहला प्रेफरेंस ST30 को देंगे, बाकी 9 एंड ऑब्वियसली ST21 जो युवराज है उसके पीछे भी जाएंगे। बाकी तो जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे, पगमार्क्स देखेंगे, अलार्म कॉल सुनेंगे, उसके हिसाब से फिर अपनी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। दिसंबर 2004 में राजस्थान के सरिस्का बाघ अभयारण्य से टाइगर्स की पूरी तरह गायब हो जाने की खबरें मीडिया में आने लगी। मार्च 2005 तक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट, जो कि एक डिटेल्ड हैबिटेट मॉनिटरिंग के बाद तैयार की गई थी, ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि वास्तव में सरिस्का में कोई टाइगर्स नहीं बचे हैं। ये जानकर सारा देश चौंक उठा। आखिर यहाँ क्या हुआ था? हमारे उस दौर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने CBI को बाघों के यहाँ से गायब होने की जांच का जिम्मा सौंपा। CBI की रिपोर्ट ने बताया कि जुलाई 2002 से पोचर्स रिजर्व में बाघों को मार रहे थे और आखिरी बचे 4 टाइगर्स 2004 की गर्मियों और बरसातों के बीच के समय में मारे गए थे। उनकी रिपोर्ट ने लोकल विलेजेस की इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा किया था। इसमें बाघ के अंगों का व्यापार करने वाले बिचौलियों के एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क के अस्तित्व का भी उल्लेख किया गया था, जिसे कुख्यात शिकारी संसार चंद चलाता था। तो हमारी सफारी शुरू हो चुकी है। मुझे वरुणपुरी व्लॉग्स और उनकी फैमिली ने ज्वाइन किया है। हम अभी रिजर्व के अंदर घुसे ही थे कि हमें एक सांबर हिरण का कार्कस सड़क के बीच पड़ा मिला। ये कार्कस लगभग 14 दिन पुराना है और इसका शिकार ST9 बाघिन द्वारा किया गया है। एक हाइना यानी लकड़बग्गा इस कार्कस को जंगल के अंदर से खींचकर बाहर मेन रोड पर ले आया है। दोस्तों, जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। सरिस्का में लकड़बग्गों की अच्छी आबादी है। क्योंकि हमारी जिप्सी आज सबसे पहले अंदर आई थी, इसलिए हमें इसे सड़क पे देखने का मौका मिला, वरना इसे अब तक कोई ना कोई हटा चुका होता। हमारे ड्राइवर भैया दिलखुश गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने इस कार्कस को सड़क के बीच से हटाकर किनारे कर दिया ताकि गाड़ियों का यहां काफिला ना लग जाए उसे देखने के लिए। सरिस्का भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली में फैला हुआ है। 2004 के दौरान इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का था, जिसमें
400 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया था। आज इसका कोर एरिया 880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि बफर 330 स्क्वायर किलोमीटर में। सिरिस्का का कुल क्षेत्रफल 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। 1995 से 2003 के दौरान सभी बागों की जनगणना पगमा काउंटिंग द्वारा पार्क में की गई और पार्क अधिकारियों का मानना था कि 24 से 25 बाघ यहाँ मौजूद हैं। 2004 की जनगणना के अनुसार आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों को 16 से 18 कर दिया गया था। 1980 के दशक के अंत में उस समय के पार्क डायरेक्टर ने आधिकारिक तौर पर दर्ज किया था कि बाघों की आबादी पहले के अनुमान के अनुसार 40 नहीं थी, केवल 18 से 22 के बीच थी। इस बात से हंगामा मच गया था। तब से एक दशक से अधिक समय से पार्क प्रबंधन ने टाइगर्स के एक 24 से 25 के फिगर पर दृढ़ता से टिके रहने को चुना। दरअसल पार्क में बाघों की संख्या हमेशा से विवाद का विषय रही है। टाइगर टास्क फोर्स को 2005 में फॉर्म किया गया था। सिरसा की यात्रा के दौरान अनौपचारिक रूप से उन्हें बताया गया था कि 2004 की जनगणना में भी कथित तौर पर केवल 12 से 14 बाघों की गिनती की गई थी, लेकिन विवाद से बचने के लिए टाइगर नंबर्स को मॉडिफाई कर 16 से 18 कर दिया गया था। अब जो बात सामने आई है वह यह है कि मई 2004 में सिरिस्का के फील्ड डायरेक्टर ने राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को लिखा था कि उनकी जनगणना टीम ने 16 से 18 टाइगर्स की काउंटिंग की है, पहले के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, ताकि इससे कोई विवाद न पैदा हो। इसलिए उन्होंने एक और जनगणना कराने की अनुमति का अनुरोध किया। ये पत्र दिल्ली में प्रोजेक्ट टाइगर के हेड ऑफिस को नहीं भेजा गया था। हालांकि ऐसी कोई भी जनगणना कभी आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन अगस्त 2004 में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने प्रोजेक्ट टाइगर को पत्र लिखकर कहा कि बार बार खराब मौसम के कारण पगमा के इंप्रेशन पैड्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने घटती संख्या की समस्या या इससे उत्पन्न खतरे का कोई जिक्र नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि 2004 का यह आंकड़ा भी एक क्रॉस ओवर एस्टिमेशन हो सकता था। आप जो झील देख रहे हैं वह इंसानों द्वारा बनाई गई है। अभी इसका पानी सूख गया है, लेकिन वन विभाग के वाटर पंप्स द्वारा इसमें समय समय पर पानी भरा जाता है। यहाँ आपको मगरमच्छ, हिरन और पक्षी देखने को मिलेंगे। बाघ भी अक्सर यहाँ पानी पीने आते हैं। एक वाइल्ड बोर हमें यहां देखने को मिला। सभी प्रकार के जीव जंतुओं को यहां देखा जाता है। फिलहाल हम रिजर्व के कालाकुंड क्षेत्र में हैं, जो बाघों को देखने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। यह इलाका सिरस्का के युवराज ST-21 का है। हमारी जिप्सी घनी वनस्पतियों के अंदर घुस रही है। टाइगर कहीं भी हो सकता है। दोस्तों, इस तरह का रोमांच आपको केवल टाइगर रिजर्व में ही मिल सकता है। हमारे नेचुरलिस्ट धनसी भाई पार्क के सभी रूट्स को जानते हैं। ये रास्ता एक वाटर होल की तरफ हमें ले जाएगा, जहां हमें शायद कुछ देखने को मिल सके। यहाँ गर्मी काफ़ी है दिन में, और सभी वाटर होल्स को चेक करना तो बनता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सिरस्का में टाइगर्स के गायब होने की जांच कर रहा था, ने बाघों के पगमार्क्स के प्लास्टर कास्ट की जांच कर सेंसस को वेरीफाई किया। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंड एरर्स इन द एस्टिमेट। 2005 में इंस्टीट्यूट के एक एनालिसिस के अनुसार पार्क अथॉरिटीज ने साल 1997 से साल 2004 के मध्य तक जो टूरिस्ट और फॉरेस्ट गार्ड से टाइगर्स के देखे जाने का जो डेटा कलेक्ट किया था, उसमें 1999 से टाइगर्स की संख्या में गिरावट दिखाई दी थी। एनालिसिस ये भी बताता है
कि पाक का कोर एरिया, जिसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस समय 2074 स्क्वायर किलोमीटर का माना था, वह प्रे बेस्ड डेंसिटी के आधार पर केवल 15 बाघों का समर्थन ही कर सकता था। टाइगर्स की पॉपुलेशन में हाईली इनकरेक्ट सेक्स रेशियो भी पाया गया था, जो ब्रीडिंग कॉन्टेक्स्ट से एक बुरी खबर थी। इंस्टीट्यूट के डेटा से पता चला कि पाक में 2002 से कोई भी कब्ज पैदा नहीं हुए और गिरफ्तार शिकारियों से पूछताछ के दौरान मारे गए 10 बाघों में से केवल 2 टाइगर्स की पुष्टि हुई, जो कि फीमेल्स थीं। कॉन्जर्वेशनिस्ट का मानना है कि पाक के कोर एरिया के भीतर ह्यूमन सेटलमेंट्स थीं, जिसकी वजह से बाघों के हैबिटेट में गिरावट और गड़बड़ी हो रही थी। पाक अधिकारियों के अनुसार कोर एरिया में 11 गांव के अलावा सैंक्चुरी के अंदर 12 गांव थे और रिजर्व के भीतर 5 और गांव थे। टोटल 28 गांव सिरस्का के 880 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बसे थे। इसके अलावा वहां पाक के आसपास लगभग 200 और गांव हैं, जिनके निवासी जंगल का उपयोग फायरवुड आदि के लिए करते हैं और अपने जानवरों को चराने के लिए वहां ले जाते हैं। सिरस्का के अधिकारियों के पास गांव में पशुओं की संख्या या बाहर से पाक में आने वाले पशुओं की संख्या का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं था। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिरस्का के अधिकारी और राज्य वन विभाग उनके सामने आने वाली समस्याओं के लिए काफी हद तक खुद ही जिम्मेदार था। सबसे पहले आज तक उन्होंने किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के लिए जो कंडीशंस दी गई थी उनको कभी पूरा नहीं किया था। राष्ट्रीय उद्यान में लोगों और उनके आवासों की रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। सिरस्का में 1983 में शुरू हुई ये प्रक्रिया अधूरी रही। दूसरा, कोर एरिया के 11 गांव किसी भी प्रकार के विकास यानी सड़क, स्कूल से वंचित रहे और यहां तक कि कुएं भी। कुछ साल पहले पाक अधिकारियों ने यहां के निवासियों को कृषि अभ्यास करने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। इस कदम से लोगों को अधिक बकरियां रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे इकोसिस्टम को और अधिक नुकसान पहुंचा। तीसरा पॉइंट, 1970 के दशक में विभाग द्वारा एक गांव का पुनर्वास इतने अप्रभावी तरीके से संभाला गया कि कई निवासी अभयारण्य में अपने मूल गांव वापस लौट आए। इससे विश्वास का संकट पैदा हो गया था। गांव वाले इस घटना को कड़वाहट के साथ याद करते हैं। चौथा, उस समय विभाग विलेज रिलोकेशन प्लान्स पर स्थानीय लोगों को शामिल किए बिना काम कर रहा था, जिसने लोगों के दिमाग में काफ़ी शक पैदा किए। पाक में काम कर रहे रिसर्चर्स का कहना है कि इन सब के परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों और मुख्य रूप से पशुपालक गुज्जरों में बाघ के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। गुज्जर हर चीज़ के लिए अभयारण्य को दोषी मानते रहे। उनकी आजीविका की कमी, उनके गांव में बुनियादी ढांचों का विकास ना होना और सबसे बढ़कर लगातार उत्पीड़न से वे बेहद खफा थे। ये अत्यंत दुर्भाग्य है क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट बेस्ड बफलो रेयरर्स हैं जो जानवरों के साथ कोएग्जिस्टेंस में रह रहे थे। सांबर डियर में डोमिनेंट स्टैग्स झुंड पर राज और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। हारने वाले हिरणों को झुंड से बाहर धकेल दिया जाता है। सांबर डियर डेसिडुअस श्रब्स यानी वे पेड़ों और झाड़ियों को पसंद करते हैं जो सर्दियों के दौरान अपनी पत्तियां खो देते हैं और निशीक्रिय हो जाते हैं। इसी के साथ घास के घने आवरण को भी पसंद करते हैं। सांबर टाइगर का पसंदीदा शिकार है। In India, sambar deer may comprise up to 45% of the biomass consumed by the Bengal tiger. आप देख सकते हैं कि ये विशेष नर हिरन अन्य बड़े नरों के साथ लड़कर झुंड पर अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
इनके सींग आपस में जुड़ जाते हैं और फिर दोनों नर एक दूसरे को धक्का देते हैं। इस लड़ाई के दौरान उनके सींग भी टूट सकते हैं। कभी कभी ये एक दूसरे को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ दिन पहले एक बाघ सिरिस्का से बाहर निकलकर हरियाणा की ओर चला गया था, जहां उसने एक वन रक्षक पर हमला कर दिया, जो उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए पाक की टीम के साथ वहां गया था। आइए धनसी भाई से इस घटना के बारे में जानकारी हासिल करें। एक्चुअल में वो टाइगर सरिस्का के बफर रेंज में रहता था। ST19 जो फीमेल टाइगर है उसका तीसरे नंबर का कब था, तो उसको नाम दिया गया था 2303। ओके। क्योंकि 2023 में उसका पता लगा था ना, उस हिसाब से उसको 3 नंबर कप का नाम दिया गया था। वो अलवर से निकलकर तिजारा वन रेंज जो थी उसमें रहते हुए वो फिर वहाँ से वो निकल गया। ओके। तो एक बार भटकने के बाद वो खेतों का रास्ता पकड़ लिया। सरसों के खेतों से होते हुए हरियाणा के घटसाना गांव पहुंच गया था लास्ट। अच्छा। और जहाँ फिर वो गांव वालों से हमला हुआ, तो उसमें समस्या यही थी कि कोरे के अंदर जब टाइगर चलते हैं तो रास्तों को यूज़ करते हैं। जो गांव वाले जंगल में आए हुए थे, अपने खेतों में आए हुए थे, वो भी उसी रास्ते का यूज़ कर रहे थे। तो शायद किसी टर्न पॉइंट पे एकदम आमने सामने हो गए और वो बीच बचाव में उस पर झपट्टा मार दिया। ओके। जैसे यहाँ से टीम पूछी तो जो हमारी टीम में जो बंदा था फॉरेस्ट गार्ड, उससे पहले भी एक झपट्टा किसी दूसरे गांव वाले पे भी मार दिया था। तो 2 गांव वालों पे उसने हल्का फुल्का किया था। और वो समस्या यही थी कि भी खेतों से चल रहा है, इंसान को पता नहीं है आगे जानवर है, जानवर को पता नहीं आगे इंसान है। तो नेचुरली इंसिडेंट हुआ था 2 बार। तीसरी जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो ये थी कि भी उसको ट्रैंकुलाइज करना था। एक प्रॉपर उसकी लोकेशन लेनी थी, किस जगह बैठा हुआ था कि वो थोड़ा बहुत दिखे तो उसको ट्रैंकुलाइज कर सकें। और उस दौरान जब हमारी टीम के हीरालाल जी ने वहाँ उसको देखने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू पगमार, तो हीरालाल को भी वो नहीं दिखा कि सरसों के खेत में वो नज़दीक इतना नज़दीक है कि मैं इतना नज़दीक आ चुका उसके। वो टाइगर डिस्टर्ब इसलिए हो गया कि 2-3 दिन वो गाँवों से, पब्लिक से, टीमों से, व्हीकलों से, तो फिर वो एकदम उसको एक बाहर निकला और शोल्डर के अंदर खींच लिया थोड़ा। तो वो पंजे का था या मुंह से बाइट किया था। ओके, कंफर्म था क्योंकि पंजे से जब झपट्टा मारते हैं तो वो नेल्स आते हैं ना, वो अच्छा, तो इसमें मतलब तीत के फट जाती है, पूरा मीट निकल जाता है। जी। हो सकता है शोल्डर में अगर अच्छे से नाखून फंस जाए तो शायद शोल्डर गायब हो जाए। ओके। बट वो मुंह से पकड़ा था, वाइट थी एक तरह की। तो अब उनका क्या हाल है सर का, जिन पे हुआ है? ठीक है सर, अलवर एडमिट है। ओके। डिपार्टमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। ओके, थैंक यू भैया। और अभी भी वहीं पे वहीं पे कोशिश कर रहे हैं उसको लाएं। बट ये है कि हरियाणा को छोड़ के वापस राजस्थान में एंटर हो गया है और उसकी पूरी कोशिश है कि बिना ट्रैंकुलाइज किए हुए वो जंगल की तरफ आ जाए। ओके। 1990 के दशक के दौरान रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर जुलाई 1996 से कार्यालय में रहे थे, लेकिन सितंबर 2003 में स्टेट गवर्नमेंट ने फील्ड डायरेक्टर की पोस्ट को डेप्यूटी कॉन्जर्वेटर से अपग्रेड कर कॉन्जर्वेटर बना दिया और एक अधिकारी को फील्ड डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। द फील्ड डायरेक्टर दैट टाइम इन पोजीशन फाउंड दैट ही वाज सडनली डाउनग्रेडेड एंड टर्म्ड एज ऑफिसर इन वेटिंग, a position he held till February 2004. नए फील्ड डायरेक्टर सितंबर 2004 तक इस पद पर बने रहे। All this was done without any clarity of the roles of the different officials and contributed further to management collapse. सुरक्षा कार्य के लिए वन रक्षकों की कोई निगरानी नहीं थी। Internal roads necessary for surveillance were not repaired. यहाँ तक कि एंटी पोचिंग जीप्स के टायर भी घिसे हुए थे, जिन्हें चेंज तक नहीं किया गया था। The Project Tiger Directorate is on record to the state government regarding these lapses. The Tiger Task Force 2 noted with distress that even today, in spite of the tragedy in the park, Siriska's officials were not maintaining records as required under Project Tiger guidelines. वास्तव में एक फाइनेंशियल रिसोर्स असेसमेंट ने बताया कि सिरिस्का राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, जहां तक धन, स्टाफ और इक्विपमेंट्स की उपलब्धता का सवाल है। इसलिए इस पे आगे बहस नहीं की जा सकती है कि सिरिस्का की समस्याओं के समाधान के लिए और धन की आवश्यकता थी। 1978 में इसके निर्माण के बाद से रिजर्व पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ये मानते हुए कि रिजर्व में 22 टाइगर थे, जो कि एक सही आंकड़ा नहीं था। रिजर्व ने इस अवधि में प्रति टाइगर पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। On an average, the country spent rupees 23.70 lakh
पर टाइगर इन दिस 30-year पीरियड, जो कि 2001 और 2002 के सेंसस में एस्टिमेशन आया था। उसकी तुलना में अगर हम देखते हैं तो सिरस्का ने 4 गुना अधिक खर्च किया है, लेकिन ये भी पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुआ बाघों को बचाने में। क्या था भी काफ़ी देर चक्कर काटने के बाद में फाइनली हमारे को एक बहुत अच्छी लेपर्ड की साइटिंग हुई। 2 लेपर्ड, मेल और फीमेल। फीमेल जो है वो एक कवर के अंदर छुपी हुई है इस टाइम पे, बट मेल जो है उसने काफ़ी अच्छा दर्शन दिया हमारे को। वो एक हिल के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ, और हम नीचे से एंगल लगा के उसको शूट कर रहे हैं। और इस टाइम पे सभी हमारे साथ में। तो पहले मैं धांसी भैया की राय जानना चाहूँगा। धांसी भैया, मज़ा आ गया यार। देखो सर, अभी तो लक की बात है, आपका लक अच्छा था इसलिए साइट हुआ आपको। हम तो हर किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दिखाते हैं उनको भी यही कोशिश करते हैं, जो नहीं दिखा पाते उनके लिए भी यही कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं वरुण और निधि पे। ब्रो,
बहुत प्यारी साइटिंग, फर्स्ट टाइम लेपर्ड साइटिंग, और वो भी इतनी देर की अब थक गए हैं मतलब बैटरी खत्म होने वाली है एक्चुअली, और बहुत अच्छी साइटिंग हुई, वेरी नाइस, ऑसम रिकॉर्ड साइटिंग एंड मतलब दिस इज अ ऑसम मोमेंट। हम एक्चुअली अभी उसको देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइमिंग, मजा आ गया। वानु हमारी यार ये लगेगा यार, ये क्या है, ये नहीं लगेगा लेंस हैं? एरिया में इकट्ठे किए गए एविडेंसेस कमर्शियल पोचिंग की ओर इशारा कर रहे थे। पाक अधिकारियों की जान से पता चला है कि पहला पोचिंग केस जिसमें संसार चंद जैसा बड़ा खिलाड़ी शामिल था वो 2001 में हुआ, जब 2 तेंदुओं की मौत सामने आई। दुर्भाग्य से पाक प्रबंधन के गिरने के कारण मामले की पूरी जांच नहीं की गई। संसार चंद की एंट्री ने सिरस्का में अवैध शिकार का अर्थशास्त्र पूरी तरह से बदल दिया था। पोचर्स नाउ हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी पेड अप फ्रंट। शिकारियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि 2002 में अवैध शिकार के कारण 3 बाघों की मौत हो गई थी। 2003 में और 3 का अवैध शिकार किया गया था और अंतिम 4 बाघों को 2004 में मार दिया था। अभयारण्य में बाघों की गणना के बेहद दोषपूर्ण और लापरवाहीपूर्ण संचालन के साथ साथ अवैध शिकार में वृद्धि देखी गई थी। अव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए दिल्ली कैंप रजिस्टर, जो जानवरों के देखे जाने का रिकॉर्ड रखता है और जो जनगणना को सत्यापित करने में मदद करता है, उसे उचित ढंग से कर्मचारियों द्वारा मेंटेन नहीं किया गया था। एज अ रिजल्ट, द अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द रिजर्व फेल्ड। 2004 तक पाक के प्रबंधकों का मानना था कि यहां 20 से अधिक बाघ थे, जिसे उन्होंने 2004 में घटाकर 16 से 18 कर दिया। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वह यह है कि शायद उस समय 2004 में और भी कम टाइगर्स होंगे रिजर्व में, मात्र 6 से 10 बाघ, जिन्हें अंत में पोचर्स का शिकार बनना पड़ा। रिजर्व और उसके बाघों के प्रति स्थानीय लोगों के बीच मौजूद अत्यधिक शत्रुता के कारण पाक की सुरक्षा में कमी आई थी। इन परिस्थितियों में यह समझाना कठिन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि बाघ सिरस्का से गायब हो गए। दोस्तों, वे वही थे जिनका शिकारियों ने बड़े आराम से खात्मा कर दिया था। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि कई गांव वालों ने बाघों को मारने और उनकी खाल उतारने तथा शवों को हटाने में शिकारियों की सहायता की थी। लोकल एनजीओज की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीणों ने बाघ के मुख्य ट्रेल्स पर शिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेटल ट्रैप्स तक को देखा था। ऐसे केसेस भी हुए हैं दोस्तों, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड्स और पोचर्स का आमना सामना पाक में हुआ था, बट द गार्ड्स वर हेल्पलेस एज दे वर थ्रेटन्ड एट गन पॉइंट। बंदूकों को उनके सर पर रखा गया था। वायरलेस सेट्स होने के बावजूद भी वो बैकअप टीम अपने लिए नहीं बुला पाए। इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ उनके संबंध इतने तनावपूर्ण थे कि उन्हें गांव से कोई मदद नहीं मिली। वर्षों से विनाशकारी दबाव पाक के भीतर और बाहर की वजह से बाघों के हैबिटेट में कमी आई है।